हेलो बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में एनसीईआरटी के क्लास 10 के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम 1 से 8 तक के प्रश्न के हल देख चुके हैं। इस वीडियो में हम 9 से आगे के प्रश्नों के हल को देखते हैं। तो 9वां प्रश्न है हमारा, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? बच्चे, जब नाक के द्वारा वायु शरीर में प्रवेश करता है तो यह श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका से होते हुए वायु कूपिका में प्रवेश करता है। हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये पूरे वायु नली से होते हुए ये श्वसनी और फिर लास्ट में अंतिम में ये श्वसनिका से होते हुए ये वायु कूपिका में प्रवेश करता है। इस वायु कूपिका के चारों ओर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, जिसको आप देख रहे हैं, ये जाल जैसी संरचना है। और इसमें रुधिर में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है वह इस वायु कूपिका से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो यह वायु कूपिका क्या करती है? सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अगर हम देखें इस चित्र में कि अगर यहाँ पर श्वसनिका खुलती और वहां पर हमारा रुधिर जालिका होता तो बस इतना ही क्षेत्र था जहां से गैसों का आदान प्रदान होता, लेकिन ये वायु कूपिका का क्षेत्रफल क्या हो गया है? इतना अधिक बढ़ गया। आप देख रहे हैं, इतना अधिक क्षेत्रफल बढ़ गया जिससे गैसों का विनिमय आसानी से हो सके। तो अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो आपको पता है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है और श्वसन प्रक्रिया में यही ऑक्सीजन भोजन को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्रदान करता है और इस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर विभिन्न कार्यों के लिए करता है। श्वसन प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भी यह हीमोग्लोबिन फेफड़े तक पहुंचाता है, जिससे वह हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, जिससे हमारा श्वसन क्रिया बाधित होगा और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से थकान होता है, कमजोरी होता है, उसके पीछे यही रीजन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है? मनुष्य के पूरे शरीर से अशुद्ध या विऑक्सीजनित, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो रक्त है वो हृदय में आता है। हृदय से वह फेफड़े में जाता है, जहां वह शुद्ध होकर यानी उसमें ऑक्सीजन मिलकर वह पुनः हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को पूरे शरीर के हर कोशिका तक पहुंचा देता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं? एक ही रक्त हृदय में कितनी बार गया? 2 बार गया। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। अब क्यों आवश्यक है दोहरा परिसंचरण? ये रक्त के परिवहन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण पूरे शरीर का शुद्ध रक्त फेफड़े में शुद्ध होने और शुद्ध रक्त पूरे शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। हम इसे एक फ्लो डायग्राम से देख सकते हैं। ये देखिए शरीर, और शरीर से हमारा ये महाधमनी, महाशिरा जो है वो हृदय में लेकर गया रक्त को। हृदय फिर उसको क्या कहा? हृदय से फुफ्फुस धमनी उसको लेकर फेफड़े में गई। फेफड़े में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, यानी ऑक्सीजनित रक्त, जिसको शुद्ध रक्त भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसको फुफ्फुस शिराएं लेकर आई फिर हृदय में, और हृदय से महाधमनी द्वारा ये कहाँ गया? शरीर की हर कोशिका में। तो आप क्या देख रहे हैं
एक ही रक्त जो था वो एक बार यहाँ गया, हृदय से होते हुए गया और फिर वापस में फिर हृदय में आया। तो एक रक्त हृदय में कितनी बार गया? 2 बार। और इसी 2 बार हृदय में जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। अब हम आगे आते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों का संवहन किस प्रकार होता है? तो पहला अंतर जो है दोनों के अंतर में, जाइलम जल और खनिज लवण को जड़ से पौधे के शेष भाग तक पहुंचाता है। यानी जाइलम संवहन करता है जल और खनिज लवण का, और फ्लोएम क्या करता है? पत्ती में बना हुआ भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर है, जाइलम में जल का संवहन जो होता है वो ऊपर की दिशा में होता है, यानी नीचे से जड़ से पत्ती तक हमारा जल गया। लेकिन भोजन का स्थानांतरण ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की ओर तथा अधोमुखी मतलब ऊपर से नीचे की ओर, दोनों दिशाओं में होता है। तीसरा प्रश्न है, जाइलम द्वारा परिवहन भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है, यानी कि जो जड़ से हमारा पत्ती तक जो जल गया वो पत्ती में वाष्पोत्सर्जन के कारण पूरे जाइलम में ऊपर की ओर एक दाब लगा, जिसके कारण जल ऊपर की ओर गया। परंतु फ्लोएम में भोजन के स्थानांतरण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जो एटीपी के रूप में होता है, वो ऊर्जा के कारण ही फ्लोएम का संवहन होता है। अब जो अंतिम प्रश्न है हमारा है कि फुफ्फुस में कूपिकाएं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो हम सबसे पहले रचना पे आए। ये फुफ्फुस की रचना है, फुफ्फुस की वायु कूपिका की रचना। तो फेफड़े में श्वसनिका एक बैलून जैसी संरचना में खुलती है, ये देख रहे हैं, बैलून जैसी संरचना में खुलती है, और इस बैलून के या वायु कूपिका के चारों ओर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, और इसी वाहिकाओं को से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो ये वायु कूपिका क्या करती है? सतही क्षेत्रफल को बढ़ा दे रही है। जबकि वृक्काणु क्या है? वृक्क की एक क्रियात्मक इकाई है, वृक्काणु का चित्र है। इस वृक्काणु में रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है जो एक प्याली नुमा संरचना में होता है, जिसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि ये प्याली नुमा संरचना या कूपिका संरचना के बाहर रक्त केशिकाएं, रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, परंतु यहाँ क्या है? जो रक्त नलिका है, रक्त वाहिका है, इस प्यालीनुमा संरचना के अंदर जाती है और एक पूरा जाल बनाती है और निकलती है। तो ये दोनों इनके संरचना में अंतर हुआ। अब क्रियाविधि में देखें, जब हम सांस से लेते हैं तो हवा इस वायु कूपिका में भरती है, और रक्त का जो हीमोग्लोबिन है वो वहां से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पुनः वापस इसी वायु कूपिका में छोड़ देता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? गैसों का विनिमय हुआ, आदान प्रदान हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है? नेफ्रॉन में केशिका गुच्छ जो है वो रक्त को छानता है, और इसके जो नाइट्रोजनी पदार्थ हमारे इसमें आ जाते हैं बोमेन संपुट में, और बोमेन संपुट से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्रिया? ये बोमेन संपुट से बाहर निकल कर ये संग्राहक नली में एकत्र हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आने वाली जो नलिका है, धमनिका है, वो चौड़ी होती है और निकलने वाली पतली, जिसके कारण, और यहाँ पर रक्त वाहिका का ये देखिए ये जाल, तो इसके कारण यहाँ एक दबाव होता है, और दबाव से सारे नाइट्रोजनी पदार्थ इस बोमेन संपुट में छन जाते हैं। उसके साथ जल और कुछ उपयोगी पदार्थ भी छनते हैं, जिसका बाद में ये हेनले के लूप द्वारा पुनरावशोषण कर लिया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि फुफ्फुस में जो कूपिकाएं हैं वो, और वृक्काणु के जो वृक्क में जो वृक्काणु हैं, उन दोनों के क्रियाविधि में क्या अंतर है। तो
आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, सभी प्रश्नों का हल आप अच्छे से कर लिए होंगे। धन्यवाद।